नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोर की बात में। आज की बात में हमारी आपकी बातचीत अगले घंटे तक जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। 10 मिनट आज मैं लेट हो गया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात कही। आज तो बहुत सारी बातें हैं और शुरू करते हैं नूपुर शर्मा से। नूपुर शर्मा एक बार फिर चर्चाओं में है। आपको पता ही है कि उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर कोई बयान दे दिया है। कुछ मर्डरर और रेपिस्ट टाइप का कुछ इस तरह का बयान उनका एक सोशल मीडिया पे वायरल है और उसको लेकर जो है वो ट्रोल हो रही हैं सोशल मीडिया पे एक बार फिर से। और काफ़ी आलोचना हो रही है उनकी और उनके इस बयान को लेकर। तो आपको पता ही होगा कि नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में भी पिछले दिनों पहले इसके पहले कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसको लेकर जो है काफ़ी बवाल हुआ था। यहाँ तक कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक ग्रुप के कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक ग्रुप वो भी नाराज़ हो गए थे। उनको फिर प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था और उनको सुरक्षा प्रदान की गई थी। उनको जान का खतरा था, उन्होंने खतरा जाहिर किया था। उसके बाद से जो है वो लगातार जो है विवादों में रहीं। एक बार फिर से इस बयान को लेकर, अब ये बयान कब का है ये समझ में नहीं आ रहा है, इसके बारे में मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन इस बयान को लेकर एक बार फिर से वो चर्चाओं में हैं। एक बार फिर से जो है आलोचना हो रही है उनकी, सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रही हैं, तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं उनके खिलाफ़। तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा, आप खुद भी देख सकते हैं, वो वीडियो भी इनका चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि किसी भी धर्म के बारे में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, तो दूसरे के धर्म के प्रति चलिए मान लेते हैं आप आदर भाव नहीं रखते हैं या आपके मन में उस धर्म के प्रति सम्मान नहीं है, लेकिन होना चाहिए। हर धर्म के प्रति, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपके मन में नहीं है तो कम से कम उसका दुरादर भी ना करें, अनादर भी ना करें और अपनी भावनाएं अपने तक सीमित रखें तो बेहतर है। सार्वजनिक रूप से जो है किसी भी धर्म के प्रति अनादर भाव प्रकट करना मेरे लिहाज से उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं होती हैं, हर समुदाय की अपनी धार्मिक भावनाएं होती हैं और किसी धर्म को छोटा कहना या किसी धर्म को बड़ा कहना ये उचित नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे ये व्यक्तिगत विचार हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी धर्म की आलोचना नहीं करता और न ही मैं ऐसा सुनना पसंद करता हूँ, मैं सुनना भी नहीं चाहता। कोई मेरे सामने अगर कुछ इस तरह की बात करता है तो या तो मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूँ चुप रहने के लिए या फिर मैं वहाँ से हट जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये कतई पसंद नहीं है कि आप किसी की आस्था पर जो है चोट करें, उसके प्रति दुराग्रह भाव रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नूपुर शर्मा ने जो कुछ कहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो बड़ी मशहूर जगह है, दुनिया भर में मशहूर है और वहाँ न सिर्फ मुस्लिम जाते हैं बल्कि सभी धर्मों के लोग वहाँ जाते हैं। मेरी भी तमन्ना है कि मैं एक बार वहाँ जाऊँ, वहाँ दर्शन करने जाऊँ, वहाँ का डेग देखूँ, वहाँ का वो जो खिचड़ी बनता है, जो प्रसाद बनता है, उसे बहुत बड़े कड़ाहे में मैंने देखा है, वीडियोज़ में सोशल मीडिया पे बनता है, उसे देखना चाहता हूँ, वहाँ का माहौल महसूस करना चाहता हूँ। तो निहायत ही अफसोसनाक है अगर ऐसा कुछ उन्होंने कहा है जैसा कि वो दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पे। तो अब क्या कह सकते हैं उसके बारे में, जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अखबार उठा लेते हैं। आज के अखबार में तो एक ही खबर जो है मेन पृष्ठ पे है और वो है कि विष्णुदेव साय होंगे पंच से सरपंच। अमर उजाला की हेडिंग है ये। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद का निर्णय हो गया है। ये विष्णुदेव जी हैं, विष्णुदेव साय, इनका नाम कभी कभार मैंने सुना था, अध्यक्ष रह चुके हैं वहाँ ये छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भी हैं, रह चुके हैं।
तो इनके बारे में पहले थोड़ा सा जान लीजिए। सुन तो लिया होगा आपने कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जो है वो पहले आदिवासी सीएम बनने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि बीजेपी इस बार चौंका सकती है हर जगह, और पहली जगह उसने चौंका दिया छत्तीसगढ़ में। आज जो है मध्य प्रदेश का फैसला होने वाला है और कल जो है वो राजस्थान का फैसला होगा। और मुझे निश्चित रूप से मेरा मानना है कि इन दोनों जगहों पर भी, इन दोनों राज्यों में भी जो सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला होगा। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, विष्णुदेव जी के बारे में। तो विष्णुदेव जी ने छत्तीसगढ़ में भाजपा ने विष्णुदेव साय को 59 साल की उम्र है इनकी, और इनको नया मुख्यमंत्री बनाया है। करीब 35 साल पहले ये गांव के एक पंच बने थे, और रविवार को इनको जो है भाजपा विधायक दल की बैठक में जो है सीएम कर लिया गया। 4 बार ये सांसद रह चुके हैं, 1 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं और 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पार्टी पर्यवेक्षकों की मौजूदगी थी, उसमें अर्जुन मुंडा थे, सर्बानंद सोनोवाल थे और महासचिव दशवंत कुमार गौतम भी थे। और जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री थे रमन सिंह ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से इनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया। तो ये हो गए हैं मुख्यमंत्री और रमन सिंह के बारे में, जिनके बारे में ये माना ही जा रहा था रमन सिंह के बारे में कि रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो उनको फिलहाल सांत्वना देने के लिए या उनका मान रखने के लिए उनको विधानसभा स्पीकर बनाने की, यानी विधानसभा अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही है। और ओबीसी वर्ग के कोई अरुण साव हैं, ये साय हैं SAY, और वो साव हैं, वो अरुण साव SAW। तो वो जो हैं, और सवर्ण वर्ग के मतलब फॉरवर्ड कास्ट के विजय शर्मा, ये 2 आदमी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। हालांकि इसका जो है सार्वजनिक ऐलान नहीं हुआ है। तो 2 दौर की बैठक के बाद ये तय किया गया। आपको पता है कि 54 विधायक जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो चलिए, आदिवासी हैं, छत्तीसगढ़ जो है एक आदिवासी स्टेट है। मुझे उम्मीद है कि जो विष्णुदेव जी हैं वो अपने नाम के तहत भगवान विष्णु की तरह जो है वो जगत कल्याण करेंगे। जगत कल्याण तो नहीं कर सकते, छत्तीसगढ़ का कल्याण करेंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे आदिवासियों की समस्या है, जिस समुदाय से वो आते हैं, जिस उससे आते हैं, कास्ट से आते हैं। तो अगर उनकी ही भलाई कर दें तो बड़ी अच्छी बात होगी। और उन्होंने कहा भी कि करीब 18 लाख जो है वो जो गारंटी है मोदी जी की घर देने की, PM आवास, तो वो देंगे। तो 18 लाख में से अगर 12-16 लाख भी दे देंगे 15 लाख आदिवासियों को, तो बहुत कल्याण हो जाएगा उनका। तो हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है वो जो आदिवासी तबका है SC ST, इनका कल्याण वो करेंगे, और इनके कल्याण के साथ साथ पूरी जनता का कल्याण करेंगे। क्योंकि अब विष्णुदेव जी जो हैं वो पूरे छत्तीसगढ़ के भगवान हैं, और हर कम्युनिटी, हर जाति, हर संप्रदाय के वो मुख्यमंत्री हैं। और मुझे उम्मीद है कि सबकी भलाई के लिए, सबके उत्थान के लिए वो काम करेंगे। और हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, UP News 9 की तरफ से उनको बहुत 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 शुभकामनाएँ। और माना ये जा रहा है कि 12 तारीख को, आज हो गया है क्या तारीख, आज हो गया है 11 तारीख, मेरे ख्याल से सोमवार है। तो कल या परसों, इन 2 दिनों में जो है वो हो जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज जो है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये सामने आ जाएगा, और कल यानी मंगलवार को राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो फैसला आ जाएगा। चलिए अब छोड़िए, आते हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश से वापस उत्तर प्रदेश में। तो आपको पता है कि कल मायावती जी ने जो है यहाँ लखनऊ में एक पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, और उस बैठक में उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिससे पूरी पार्टी में जो है बम फूट गया है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी थोड़ी हलचल हुई है। और वो हलचल ये है कि इन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। यानी उनके न रहने पर बहुजन समाज पार्टी की कमान जो है वो आनंद जी संभालेंगे। आनंद जी बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लंदन से MBA करके आए हैं, और उसके बाद से जो है पार्टी संभाल रहे हैं।
और उन्होंने, मायावती जी ने साफ साफ कह दिया कि मेरे न रहने पर आकाश जो है पार्टी की कमान संभालेंगे। और अभी फ़िलहाल उनको जो जिम्मेदारी दी है, और वो दी है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी पूरे देश में, बाकी पूरे स्टेट में, जो भी स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ बसपा चुनाव लड़ती है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, और अभी जो 3 स्टेट के चुनाव हुए थे इसमें तीनों जगह बसपा चुनाव लड़ी थी, तो इन बाकी जगहों पे इनको कमान सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फ़िलहाल मायावती जो है वो हिसाब किताब देखेंगी पार्टी का, और इसकी जिम्मेदारी बसपा सुप्रीमो खुद संभालेंगी, और बाकी जगहों पर जो है ये संगठन को मजबूत करने का काम आनंद करेंगे। इनके भाई जो हैं आकाश जो हैं, इनके भाई आनंद कुमार के बेटे हैं, और मैंने आपको बताया कि लंदन से इन्होंने MBA किया है। उसके बाद से इन्होंने कुछ कंपनी चलाई, लेकिन उसके बाद यहाँ आए। और इसके पहले 2017 में मायावती ने सहारनपुर में एक रैली हुई थी, उस रैली में आकाश को अपने साथ मंच पे बिठाया था। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती जो है इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती हैं। मार्च 2022 में मायावती ने आकाश को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था पिछले साल, और इस बार जो है पार्टी की जिम्मेदारी उनको सौंप दी। और इनकी शादी जो है वो राज्यसभा सदस्य जो है, राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा से पिछले बीते मार्च, मतलब इसी साल 23 मार्च में हुई थी। तो इस तरह से बसपा ने भी करीब करीब परिवारवाद का दामन थाम लिया है, या यूँ कहें परिवारवाद की राह पकड़ ली है। हालांकि परिवारवाद के खिलाफ जो बसपा के संस्थापक थे काशीराम जी, वो परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ हुआ करते थे, और अपने भाई, उनके एक भाई हुआ करते थे दरबारा सिंह, तो दरबारा सिंह को भी उन्होंने पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी वगैरह नहीं दी, या उनको कोई बहुत लाभ वाभ नहीं पहुंचाया, क्योंकि इन्हीं सबका विरोध करके वो कांग्रेस और बीजेपी का वो उन्होंने बसपा का एक मजबूत संगठन खड़ा किया था, और हमेशा से जो है वो उसके खिलाफ रहे। और बसपा में एक ये भी बात रही कि मायावती को छोड़ के, जैसे काशीराम जी ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, या मायावती को लगता था उनको देख के कि इनके बाद जो है मायावती ही बनेंगी, लेकिन मायावती में सेकंड लाइन का कोई नेता नहीं था। बहुत सारे नेता इनके साथ आए, और बहुत सारे नेता मंत्री भी बने, बहुत सारे नेता इनके साथ रहे। बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, बाबू सिंह कुशवाहा साहब, और आपके नकुल दुबे, राम अचल राजभर, कितने नाम लूँ, बहुत सारे ऐसे नाम थे जैसे लगता था कि वो बसपा के एक बहुत बड़े मतलब नेता हैं, लेकिन कोई भी जो है वो इनके साथ बना नहीं रहा, इनका साथ छोड़ दिया। तो लिहाजा स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक बड़ा नाम है, वो भी बसपा में हुआ करते थे, विधानमंडल दल के नेता भी हुआ करते थे। मायावती ने उसे बड़ी जिम्मेदारी दी। तो ये कहा जाता है कि जिसको भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी, वो समझता था कि अब बसपा में बहन जी के बाद नंबर 2 वही है। तो इस बात का उन्होंने कल उल्लेख भी किया कि जिसे दी बड़ी जिम्मेदारी वो समझने लगता था उत्तराधिकारी। तो खैर फाइनल हो गया। आनंद जी, बधाई आनंद जी को। एक्स पर आकाश आनंद के 1.84 लाख और फेसबुक पर 53,000 फॉलोअर्स हैं आकाश जी के। तो चलिए आप लोग भी फॉलो करिए अगर बसपा की आइडियोलॉजी में भरोसा रखते हैं तो मैं बता रहा था कि परिवारवादियों की राह पे मायावती हैं, तो हैं, कोई बात नहीं है। विधान परिषद और विधानसभा में मात्र एक सदस्य के साथ अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही मायावती ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर ये बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। बसपा सुप्रीमो की इस घोषणा के बाद एक बार फिर परिवारवाद की राजनीति पर चर्चा शुरू हो गई है। अब बसपा 24 में क्या करेगी, कितना उसमें वो होगा, इस पे तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है अखिलेश यादव जी का बयान छपा है इस अखबार में। अखिलेश यादव जी ने बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मायावती ने नई पीढ़ी के लोगों को मौका दिया, इसके लिए उन्हें बधाई। नई पीढ़ी के लोग नए विचार लेकर आएंगे। तो बधाई दी है अखिलेश यादव ने मायावती को कि उन्होंने नई पीढ़ी के लोगों को सामने लाया।
परिवार को आगे मतलब पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। और उधर जो है डॉक्टर निर्मल हैं, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति के वित्त विकास निगम के अध्यक्ष साहब लालजी प्रसाद निर्मल। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर परिवारवाद के कटु आलोचक थे, किंतु उनका नाम लेकर राजनीति करने वाली सपा और बसपा परिवारवाद से संक्रमित यानी इन्फेक्टेड हो गई हैं। भाई देखिए, परिवारवाद तो आप कहीं भी देखिए हर जगह चलता है, भाजपा में नहीं है क्या? कांग्रेस में तो खैर कांग्रेस के ऊपर तो आरोप लगाते ही हैं मोदी जी, भैया परिवारवाद। समाजवादी पार्टी पे, आरजेडी पे, आरएलडी पे, तो बाकी जो जेडीएस है और तमाम तरह की जो साउथ में पार्टियां हैं जो सरकार बनाए हुए हैं, सब जगह ऐसा कौन सा है पार्टी जिसमें परिवारवाद का मतलब कि बेटा बेटी, बहन भाई भतीजा। महाराष्ट्र में देख लीजिए, शिवसेना में देख लीजिए, बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, और शरद पवार के बाद सुप्रिया सुले, राज ठाकरे भतीजे हैं। तो सब हाल वही है वहाँ भी, कोई किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, मतलब इससे अछूता नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, वहाँ भी वही है। अब भारतीय जनता पार्टी में एक अमित शाह जी ऐसे नेता हैं जिनके बेटे जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आए, वो चले गए बीसीसीआई। अब वहाँ काम कर रहे हैं, अपना अच्छा काम कर रहे हैं। अब बना पता नहीं लोग उनके पीछे क्यों पड़े रहते हैं, भैया पॉलिटिक्स तो नहीं न कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बीसीसीआई में सेक्रेटरी हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो वहाँ हैं, तो वहाँ हैं तो उससे भी लोगों को प्रॉब्लम है। कुछ लोग कहते रहते हैं कुछ। अब एक मोदी जी को छोड़ दीजिए, उनके कोई आगे नाथ न पीछे पगा, कोई भाई नहीं, कोई है, मतलब भाई वही हैं, लेकिन किसी को उन्होंने राजनीति जीतने में नहीं आने दिया। अपना कोई मतलब नहीं है किसी से, राजनीति से किसी का कोई मतलब नहीं है। उनके भाई बंधु जो भी हैं, परिवार उनका है नहीं। लेकिन आप उनको देख लीजिए, राजनाथ सिंह को, दोनों बेटे उनके पॉलिटिक्स में हैं। नोएडा से वो विधायक हैं, पंकज सिंह। नीरज जो हैं बलिया से हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। तो परिवार के बीच जो है, परिवार के लोगों को बढ़ावा देना, ये हर जगह चलता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, सचिन तेंदुलकर का बेटा खिलाड़ी बनता है, क्रिकेटर बनता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है, चलने दीजिए। जिसका अगर उसकी योग्यता है, मान लीजिए पिताजी या भाई के या माता के उस इन्फ्लुएंस में वो एंट्री पा जाएगा, लेकिन बना तो तब रहेगा ना जब उसके पास योग्यता होगी, वो उस लायक होगा। तो चलिए, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, कोई अच्छी बात है। जो आपको लगे कि आपकी पार्टी या आपका उत्तराधिकारी सही है, जो आपका काम सही तरीके से संभाल सकता है, वो ठीक है, आए आपका परिवार से हो या बाहर से हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये खबर आपने देख ली मायावती जी की, और आपने ये भी दिखा। अब एक खबर जो 4 दिन से चल रही है, आपको पता ही है, वो सांसद जी जो बेचारे झारखंड वाले हैं, अब उनके यहाँ से 350 करोड़ रुपया नकदी मिल गया। बाप रे बाप। इसके पहले 2018 में 163 करोड़ मिला था तमिलनाडु में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से, और 2019 में 257 करोड़ रुपया मिला था कानपुर में वहाँ पे इत्र के कारोबारी से। 163, 257 और अब ये 350 करोड़। ये देसी दारू बेच के पैसा कमाए हैं अवैध तरीके से। और अब तो लोग यही कह रहे हैं कि ये राज्यसभा की सांसदी भी इन्होंने पैसा देकर ही खरीदी। मशीन जो है 40 मशीन लगाई गई थी और 80 लोग बैठे थे। 10 अलमारी में जो है पैसा मिला है। 20 बैग, झोला वोला बोरा वोरा जो भी हो, वो उसमें पैसा भरा हुआ था। सारे नोट जो हैं 500 के हैं। 40 मशीन उसमें लगाई गई, जिसमें से 10 मशीन हाँफ गई गिनते गिनते नोट। फिर बुलाया गया मैकेनिक को उसको ठीक कराने के लिए। 5 दिन तक 24 घंटे ये गिनती चलती रही और ये नोट गिना जाता रहा। और नकदी को जो है तमाम बैंकों में जमा करने के लिए करीब 200 बैग और संदूक यानी बक्से का उपयोग किया गया। 176 बैग में से जो रकम बरामद हुई है वो अधिकतर 500 रुपये के नोट हैं। और आपको पता है कि 2000 का नोट बंद होने के बाद से जो है वो 500 का नोट ही चलन में सबसे बड़ा है।
80 लोग मैंने आपको बताया कि रात दिन नोट गिनते रहे। हाँ, इस कार्रवाई में कुल 200 कर्मचारी और अधिकारियों की टीम शामिल थी। फिलहाल अभी तक चल रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये बरामदगी जो है वो अभी 350 करोड़ की है, लेकिन ये 500 करोड़ तक पहुंच सकती है। बताइए, किसी के पास खाने का पैसा नहीं है और किसी के पास 500 करोड़ रुपए की नकदी मिल रही है। क्या करेंगे इतना पैसे का, ईश्वर जाने। सबसे मुझे जो ताज्जुब हो रहा है वो ये कि कांग्रेस पार्टी का बयान इस पे जो है वो जो चोर है 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 करते रहते हैं, एको बयान नहीं आया अभी तक। अपनी पार्टी के सांसद के यहाँ से जब नोट की गड्डी मिल रही है तो किसी का बयान नहीं आ रहा है। अब मार जाके छत्तीसगढ़ में और राजस्थान और मध्य प्रदेश में चोर है चोर है चोर है, घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, चिल्ला रहे थे सब लोग। तो भैया, जब आपकी पार्टी के सांसद के घर से इतना पैसा मिला है तो आप उस पर भी तो बोलिए कि चोर है। उसको पार्टी से निकालिए, उसकी प्राथमिक सदस्यता अगर है कांग्रेस की तो उसे रद्द करिए। एक भी बयान नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस बरामदगी को लेकर। एक जयराम रमेश जी का कोई हमने पढ़ा था, एक्स पे ही पढ़ा था कि पता नहीं फेसबुक पे पढ़ा था, सोशल मीडिया पे, उसमें उन्होंने लिखा था कि ये गलत है और इसका जो है कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और ये जांच का विषय है, कुछ इस तरह की बात उन्होंने लिखी थी। तो लिखी थी तो ठीक है, आप उसको कंडेम्ड करिए ना कि उससे हमारा कोई मतलब नहीं है और हम पार्टी से उसको बाहर निकालते हैं और उसके घर से पैसा मिला तो वो उसका अब कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। और रहा सवाल शीर्ष नेतृत्व का, तो उसकी चुप्पी जो है निश्चित रूप से तकलीफ देने वाली है। दूसरे को चोर चोर कहने वाले जब अपना वो आया तो आप चुप क्यों हैं? आप भी बोलिए ना। हैं, आपका सांसद जो है इसके घर से इतना पैसा मिल रहा है, झारखंड में आपकी सरकार है, हैं, आपका वो राज्यसभा सांसद है। अच्छा, ये भी बात सिद्ध हो गई कि राज्यसभा में ज़्यादातर सांसद जो है वो पैसे के बल पे ही जाते हैं। एक हमारे यहाँ से बिल्डर हैं, लखनऊ से, बड़े बिल्डर हैं, बड़े काम किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, वो भी राज्यसभा सांसद हुए थे। फ्री में थोड़ी हो गए होंगे, दिए होंगे 150 तब जाके हुए होंगे। तो उसी तरह ये हैं धीरज साहू। तो धीरज साहू कांग्रेस के दामाद थोड़ी हैं कि इनको ले जाकर राज्यसभा में बिठा दिया, दिए होंगे ये भी कुछ, ये कुछ ज़्यादा दिए होंगे। तो अब जब दिए थे और आपने इनको बना दिया, सांसद बना दिया, अब इनके घर से इतना बरामदगी हो रही है, इनके फर्म से बरामदगी हो रही है, सीधा सीधा सबको समझ में आ रहा है। तो अब आप चोर 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 क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या वजह हो गई? क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आप निकालिए उनको पार्टी से बाहर और बोलिए कि हाँ ये गलत है, इनको सजा दी जाए, इनको इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और कांग्रेस पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। हमें इंतज़ार रहेगा आपका, आपके बयान का। आप बोलिए, तब माने आपको हम कि आप बहुत ईमानदार हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, आज की बदकही में इतना ही। देख लेता हूँ थोड़ा हिंदू में कुछ छपा है कि नहीं छपा है, हिंदू अखबार देख लेता हूँ। हिंदू अखबार आया हुआ है मेरे पास, देखता हूँ क्या निकला है। हिंदू अखबार में जागरण में लिया है, देखिए अमित शाह का बयान भी आया है इसमें। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की फितरत ही भ्रष्टाचार और अन्य विपक्षी दल भी चुप क्यों हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं। तो सही बात है, साहू के यहाँ भारी मात्रा में नकदी मिलने से भाजपा हमलावर तो होगी, करेगी। आप लोग भी बड़ा हमला करते हैं, आप लोग सब लोग हमला करते हैं, तो जब उसके यहाँ आपके यहाँ मिला तो वो भी हमला करेगी भाई, तो बोलेगी। आप लोग क्यों नहीं बोलते? किसी का बयान नहीं आ रहा है, किसी का, अखिलेश यादव से लेके और फलाने ढकाने जितने भी हैं सब, किसी का बयान नहीं आ रहा है भाई। ब्रेकिंग विंटर चील की एक फ़ोटो छपी है, देखिए साइबेरियन क्रेन जो है वो आना शुरू हो गए हैं हमारे देश में। आज एक खबर में डालूंगा आपको साइबेरियन क्रेन की।
तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, आपसे बतियाते रहेंगे। हिंदू में भी कोई अखबार मतलब वो खास नहीं है इसमें। एक खबर हम आपको थोड़ी सी बता देते हैं लखनऊ वालों को कि भाई देखिए, आज गोमती नगर की तरफ मत जाइएगा शाम को, ट्रैफिक डिस्टर्ब रहेगा हथौड़िया चौराहा की तरफ, क्योंकि वहाँ जो एक डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल है उसके एक कार्यक्रम में हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं, तो ट्रैफिक डिस्टर्ब रहेगा 2-4 घंटे मेरे ख्याल से। और अमौसी से लेके वहाँ तक जो है डिस्टर्ब रहेगा। उसके बाद कल भी उनका IIIT में कार्यक्रम है, तो 2 दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे शहर में हैं, लखनऊ में। उनका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर संभव हो पाया तो उनसे मुलाकात भी हो जाए, लेकिन ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। तो द्रौपदी मुर्मू जी से मैं बड़ा प्रभावित हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनसे मुलाकात हो जाए, एक सेल्फी हो जाए। लेकिन देखिए मिलते हैं कि नहीं, देखते हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमें लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।